दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हर किसी की एक कहानी होती है, उसका एक सफ़रनामा होता है। आज सफ़रनामे में कुछ खास हैं और हमारे साथ केपी कक्काजू हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि केपी सिंह कक्काजू का जीवन परिचय क्या है, कहाँ वो पढ़े हैं, किस फैमिली से हैं और किस प्रकार से वो राजनीति में एक ब्रांड बन गए। सर स्वागत है आपका। कक्काजू थोड़ा सा अपना कॉलेज लाइफ के बारे में बताएं। कॉलेज एजुकेशन मेरी पिछोर से ही हुई और पहला चुनाव ज़िंदगी का मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल में लड़ा था, जो सन 70 में 1970 में। 70 के बाद फिर कॉलेज प्रेसिडेंट हुआ 73-74 में। उसके बाद फिर ग्वालियर चला गया, तो ग्वालियर में जाके फिर माधव कॉलेज में प्रेसिडेंट हुआ 77 में, और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट हुआ ग्वालियर में। तो मेरी राजनीति में वास्तव में कोई रुचि नहीं थी। मैं तो एक खिलाड़ी के रूप में वहाँ पढ़ाई कर रहा था और संगीत का शौक़ था, लेकिन नसीब कहाँ ले जाता है ये आप तय नहीं कर पाते। तो एक वाक़या है कि हम लोग एक इंटर कॉलेजिएट खेलने गए थे अम्बा, ज़िला मुरैना में। हमारी टीम जीत गई और उसके बाद मुझे, चूँकि 8वां साल हो रहा था जी खेलने के लिए, तो हमारी टीम डिवाइड कर दी है। उस समय नियम था कि 7 साल आप खेल सकते हो। तो वहाँ से लौट के आए, यहाँ लोगों ने चुनाव प्रक्रिया चल रही थी कॉलेज की, तो वो चुनाव लड़ गए, चुनाव जीत गए। फिर वो जीत की शुरुआत हुई, तो फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बरसों काम किया। उसके बाद फिर 80 में कांग्रेस में एक्टिव हुए, विश्वविद्यालय के तमाम अध्यक्ष बनाए, सब कुछ किया। फिर 83 में मैं जनपद अध्यक्ष बना यहीं पिछोर। और तो आपको राजनीति में कोई लेके आए थे कि आप डायरेक्ट मतलब किसी कैसे आप कनेक्ट हुए? लेके कोई नहीं आया। हम छात्र राजनीति से ही एक राजनीतिक शुरुआत हमारी हो गई। 80 में कांग्रेस का रेजिम चालू हुआ जी, और 80 से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में, छात्र राजनीति छोड़ के फिर युवक कांग्रेस में मध्य प्रदेश में वाइस प्रेसिडेंट रहे। सुरेश पचौरी उस समय प्रेसिडेंट थे। ऐसे शुरुआत हो गई, और शुरुआत के लिए लगभग हमारे सारे साथी 80 में टिकट पा गए थे, बहुत सारे साथी जी। लेकिन हमको 13 साल इंतज़ार करना पड़ा। जब यहाँ जनपद अध्यक्ष हो गया, तो पहले मेरा लड़ना कह रहा था ग्वालियर से, लेकिन फिर बाद में जब यहाँ जनपद अध्यक्ष निर्वाचित हो गए, तो फिर लगा कि अब यहीं काम करो। फिर 93 में मुझे टिकट मिल पाया। जब विधानसभा का टिकट मुझे पहली बार मिला, तो उस समय ये पिछोर के आसपास ही, जो हमारे गांव के आसपास का एरिया था, या पिछोर विकासखंड में मेरा परिचय भर था। खनीदाना में बहुत ज़्यादा कोई परिचय नहीं था, परिचय मतलब जाना आना नहीं था। जी जी। विधानसभा चुनाव 93 का जीत गए, बस पिछोर की शुरुआत हो गई। तब से लगातार 6 चुनाव। पिछोर की उस समय क्या पृष्ठभूमि थी, कितना डेवलप था, क्या स्थितियां थी? क्योंकि बड़ा जंगली एरिया भी लगा हुआ है, अधिकांश लोग फरारी काटते थे। उस समय जब मैं आया, तब हमारे पहले चुनाव में मैं 4 पहिया का वाहन तक, गांव बहुत सारे गांव थे जिन तक नहीं जा सकता था। मोटरसाइकिल से प्रचार करने गए और पैदल भी गए। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि ऐसा कोई गांव नहीं है पूरे विधानसभा में कि जहां डामरीकृत सड़क ना हो। कभी भी सब सारे तरफ आवागमन के साधन हैं। 2-3 लिंक रोड रह गए थे जिनका काम अभी चल रहा है, और अभी ठेकेदार की लापरवाही है, उनके पेमेंट न होने की वजह से रुका हुआ है। तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि विधानसभा क्षेत्र का ऐसा कोई इलाका नहीं है जहाँ डामरी का सड़क न हो। उसके बाद एक प्लान मेरा जो था, हालांकि प्लान तो किसी ज़माने से चर्चा में था। उस समय स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी और स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण गुप्ता जी और नदी की चर्चा करते थे। तो मैंने इसी भाजपा सरकार में कोशिश की, तो और नदी परियोजना हमारे यहाँ आ गई। उसमें माननीय शिवराज सिंह जी का और माननीय नरोत्तम मिश्रा का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। उनने
दरिया दिली दिखाई और उस योजना को यहाँ क्रियान्वित कराया। आज डैम बन के तैयार हो गया है और कैनाल बन रही है। हम कैनाल के माध्यम से हैं। कैनाल के माध्यम से कुछ एरिया होगा, कुछ पाइपलाइन के माध्यम से। अगर वो सब कुछ ठीक ठाक से हो जाता है, ये लगभग 1600 करोड़ की तो कैनाल का काम है, कैनाल और वो पाइपलाइन, और 300-350 करोड़ का डैम का काम। डैम पूरा हो चुका है। जिस दिन कैनाल कंप्लीट हो जाएगी, पाइपलाइन द्वारा पानी आ जाएगा, उस दिन पूरी पिछोर विधानसभा का एक एक गांव सिंचित हो जाएगा। जी। दुर्भाग्य ये रहा कि हम सरकार में नहीं रहे तो उस गति से काम नहीं चल पाया जिस गति से होना चाहिए था, वरना आज हर खेत को पानी और नदी परियोजना के डैम के माध्यम से मिल गया होता है। काका जो आपकी राजनीति के जो पैटर्न है, जो हम लोग समझने को प्रयास कर रहे हैं बार बार, एक मतलब स्वीकारता वाली राजनीति है। चाहे आप सत्ता में रहे हों, चाहे विपक्ष में रहे हों, एक बड़े पैमाने पर आपका लंबा समय विपक्ष में निकला, लेकिन आपके कद के हिसाब से जो भी नेताओं के सामने आप गए, आपने बात रखी, वो स्वीकारता की तरफ गए। कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व के पीछे आगे जो नेतागिरी करते लोग हैं, वो स्वीकारता के साथ झुके भी हैं। देखिए, ये तो मैं जो कोशिशें मैंने की, उनके पीछे मेरा व्यक्तिगत कोई हित नहीं था। हमेशा समाज का क्षेत्र का हित देखा, और ये मेरा सौभाग्य भी रहा कि जहाँ से जो उम्मीद पाली आम आदमी के मदद के लिए, वो उम्मीद लगभग पूरी हुई। अब थोड़े बहुत व्यवधान तो आते ही हैं। राजनीतिक हम तो सत्ता में नहीं हैं, सत्ता में होते हैं तो वो सब चीज़ें आराम से हो जाती हैं। अब विपक्ष में होते हैं तो स्वाभाविक रूप से थोड़ा भेदभाव तो होता है, उसका शिकार तो हम भी हुए। लेकिन कुल मिला के समय ज़रूर लगा, लेकिन जो करना चाहते थे लगभग वो कर पाए। काका जी, संगठन को आपने कैसे मजबूत किया? आज भी आपके वफादार लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। देखिए, मैंने हमेशा अच्छे लोगों को पकड़ा। मैंने गलत काम करने वाला मैंने पहले ही समझा दिया कि तुम्हें अगर गलत करना है तो मेरे साथ चल नहीं पाओगे, कुछ दिनों रहोगे फिर भाग जाओगे। तो ऐसा हुआ भी। बहुत सारे लोग हमसे टूटे तो उस कारण से नहीं टूटे कि हमने कोई गलत कुछ कर दिया हो। उनके हितों का जो वो करना चाहते थे, पुराना सिस्टम जो उनका था वो चलाना चाहते थे, वो बंद हुआ तो वो अपने आप दूर भाग गए। तो ये ईश्वर की कृपा रही, और वो मैं उन सब लोगों का एहसानमंद हूँ कि मुझे जितने लोग मिले वो ठीक काम करने वाले लोग मिले। और उनको मैंने अगर कहा कि जनता के साथ गड़बड़ नहीं करना है, अपना काम करो, हम आपका सहयोग करेंगे, अपना धनोपार्जन करो, ये भी काम करना है करो, लेकिन आम आदमी के साथ गड़बड़ नहीं करना है। तो दलाली प्रथा सबसे पहले मैंने बंद कराई, और उसका परिणाम ये रहा कि आम जनता लूट से मुक्त रही। तो आपके पास जब भी आप कहीं जाते हैं, एक अच्छा खासी भीड़ देखने को मिलती है, लोग घेर लेते हैं, आखिर कारण क्या है ऐसे? अब ये उनका अपना स्नेह और प्रेम है। मैंने तो ईमानदारी से 30 साल सेवा की। अब वो क्या मेरे बारे में सोचते हैं, ये तो उनसे ही पूछा जा सकता है। काका जी, कोई ऐसे धार्मिक स्थल आपके क्षेत्र के जहाँ पर आपकी ज़्यादा आस्था हो लोगों के बीच, वहाँ पर आप लगातार जाते हो? हमारे गांव के बगल में कमलेश्वर मंदिर है, लगातार वहाँ जाता रहता हूँ। वहाँ शिव जी का मंदिर है बहुत बड़ा, दुर्गा जी का मंदिर है, कृष्ण भगवान का भी मंदिर है, राम जी का भी मंदिर है। तो वो मेरा बचपन से ही आस्था का केंद्र वहाँ मेरा रहा है। तो वहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है 14 जनवरी मकर संक्रांति पे, बरसों से चला आ रहा। मेरे पिताजी भी उसको संचालक थे, उस समय हुआ करते थे। उसके बाद मैंने कोशिश की तो वो बहुत बड़ा मेला हो गया। वहाँ अखिल भारतीय एक दंगल भी होता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भी कई आ चुके हैं, और 3 दिन वो कंपटीशन चलता है। वहीं एक कबड्डी प्रतियोगिता होती है। पिछोर में वॉलीबॉल, हमारे गुरु जी गणेशदास पाठक जी, उनकी स्मृति में वॉलीबॉल टूर्नामेंट आयोजन करते हैं। और खनिया थाने में भी क्रिकेट टूर्नामेंट मैंने 5-7 स्टेडियम बना दिए क्षेत्र में, अलग अलग दिख रहे हैं अब लगातार कहीं ना कहीं सभागार और स्टेडियम अधिकांश आपके यहाँ तो है। खेलों के प्रति चूंकि मेरा लगाव रहा है, तो मैंने कोशिश की है कि सब जगह खिलाड़ी खेले ना खेले अलग बात है, लेकिन एक व्यवस्था तो हो। तो आज बच्चे खेलते भी, अच्छा लगता है। लेकिन पुराना वाला वो तो नहीं है, माहौल के बहुत ज़्यादा लोग जुड़ते हैं। लेकिन आज क्रिकेट का चूँकि प्रभाव बहुत ज़्यादा देश में है, तो क्रिकेट के स्टेडियम हमारे सब जगह तैयार हैं और वो अच्छे खेल रहे हैं। काका जी, एक चीज़ और, चूँकि आपने जाति की राजनीति नहीं की, आप जिस वर्ग से आते हैं अधिकांश पिछोर में उतना बड़े पैमाने पे वो नहीं है, और आपके सामने अमूमन एक ऐसे वर्ग से प्रत्याशी है जो बहुमत में भी हैं।
तो कैसे आपने लोगों को एकजुट किया, तमाम सब वर्ग को एक साथ लिया? मैंने कभी जातिवाद का मैं पोषक कभी रहा नहीं, चाहे ग्वालियर में राजनीति की हो चाहे पिशोर में। मैंने सबको साथ लेके चलने की कोशिश की। अब कोई बहुसंख्यक है, उसको अगर इस बात से परेशानी है कि अल्पसंख्यक भी राजनीति में क्यों हैं, तो इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन मैंने जो अपने आप को बहुसंख्यक मानते हैं, जो आपको अल्पसंख्यक मानते हैं, सबको इकट्ठा मिला के सबको अवसर देने का प्रयास किया। कई जगह ये देखने में आता कि जो कहें कि जो दबे हुए लोग हैं वो अमूमन बोल नहीं पाते, लेकिन आपके यहाँ हमने देखा, तमाम चुनावी सभाओं में देखा, आप हर वर्ग के व्यक्ति को बोलने का मौका देते हो, पूरी दमखम के साथ वो बोलता भी है, अपना वोट की ताकत भी बताता है और कहता भी है कि हम आपके साथ भी हैं। मैंने 30 सालों में यही कोशिश की कि हर आदमी को ये भय मुक्त होकर बात करे। कमज़ोर आदमी को बोलने नहीं दिया जाता था, दबा दिया जाता था। तो हर वर्ग को, चूँकि उसका भी एक ही वोट है, उसके भी वोट है, वो दूसरों के बहुसंख्यक वोट है। तो अब चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे बहुसंख्यक हो, चाहे कमज़ोर वर्ग का हो, चाहे धनाढ्य वर्ग का हो, मैंने कोशिश की कि हर आदमी को बराबरी से बैठने का भी अवसर मिले और बराबरी से बात करने का अवसर मिले और अपनी समस्या को भी खुल के वो सामने बोल पाए। भय मुक्त वातावरण दिया आप। अच्छा, महिलाएं भी बहुत एक्टिव हैं आपके यहाँ, हर मंच पे महिलाएं बोलती हूँ, वो ये भी कहती है क्या मैंने कभी 1 रुपये लिया हो तो बताइए। तो मतलब अपने जो भ्रष्टाचार की राजनीति उसको ख़त्म किया और महिलाओं को भी आगे किया। जी, कोशिश यही की कि जो एक्टिव, जो काम करना चाहते हैं उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। कभी मैंने किसी को ये नहीं सोचा कि ये आगे बढ़ के कोई नुकसानदायक है। भाई ठीक है, उसको आज अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम करें। गलत काम करने वाले हमारे साथ कभी रहे नहीं और ना रह पाएंगे। काका जी, कोई ऐसा वाक्य जिसमें कभी, जैसे कि आप कांग्रेस से विधायक रहे, कई बीजेपी के भी मदद मांगने के लिए आए होंगे, विधायक बने हुए होंगे जब आप विधायक? नहीं, बहुत सारे लोग आते हैं। मैंने कभी चुनाव के जीतने के बाद कभी ये भेदभाव नहीं किया। बीजेपी के लोग भी कभी मेरे पास कार्यकर्ता आए चाहे नेता आए, अगर उसकी बात जायज़ है तो मैं उसकी मदद करता हूँ। हमारी कार्यकर्ता की बात भी नाजायज़ है तो फिर मैं उसको रोकता हूँ। अच्छा, एक पैटर्न और देखने में आया कि आप पंचायत करते हैं, मतलब आप बैठते हैं, लोग आते हैं, समस्या सुनते हैं, जो काम कोर्ट कचहरियों में होते हैं, जो कहेंगे थानों में होते हैं, वो आप अपने पास बैठा के 10 मिनट में निपटा देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान उन लोगों का तो कर ही रहे हैं आप, जो मतलब इसमें एक धंधे में इन्वॉल्व थे। हाँ, तो उनका नुकसान हुआ तो अंदर अंदर वो मुझसे चिढ़ते हैं। उनके जिसका नुकसान जो होता है स्वाभाविक रूप से वो आपका समर्थक तो हो नहीं पाएगा ना। कई आपने चूँकि नशाबंदी को लेकर भी बहुत बात करी, और एक दिन जब हम आपके पास बैठे थे उस समय एक फरियादी आया तो वो भी कह कि कक्का जी साहब आप आए थे तो हमने दारू छोड़ दी। तो वो कैसे दिमाग में आई आपके कि नशा से दूर रखना है? देखिए, सारे का सारा जो अपना समाज है, जो नई पीढ़ी विशेषकर, ये नशे से उनके परिवार बर्बाद हो रहे हैं। और विशेषकर जिन पे पैसा है उनका तो चलो ठीक भी है, खर्च हो गया। एक मज़दूर मजदूरी करके आता है और फिर अपने बच्चों के लिए, जो परिवार के लिए पैसा कमा के लाया, उसको अगर दारू में खर्च करता है तो परिवार बर्बाद होता है। तो मैंने ज़मीनी स्तर पर विशेषकर एक आदिवासी समाज, जो अनुसूचित जाति जनजाति बोला जाता है, उस सारे समाज में विकृतियाँ थीं। तो मैंने पूरे अभियान चला के पूरी विधानसभा में गाँव घूमा और कोशिश की कि इन लोगों को नशे से मुक्ति मिल जाए। कहीं कहीं प्रभाव बहुत ज़्यादा हुआ, कहीं आधा हुआ, तो मैंने लेकिन निराश नहीं हुआ। आज भी कोशिश जारी रहती है कि लोग नशे से मुक्त रहें, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों। मेरे सामने वैसे भी ये मदरा सेवन वाले लोग बहुत कम आ पाते हैं, गलती से कोई आया तो आ जाए, दूर ही रहते हैं। एक चीज़ और, हम चूँकि लगातार क्षेत्र में घूमे, जब आप विधायक थे यहाँ पे, तो लॉ एंड ऑर्डर की बात आती थी सामने, और लोगों ने स्पष्ट तौर पे कहा कि लॉ एंड ऑर्डर मतलब कक्काजू, मतलब कक्काजू जो काम यहाँ के बड़े बड़े अधिकारियों को करना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर संभालने में, वो काम अकेले कक्काजू बैठ के कर रहे थे, बाकी प्रशासन तो जो है वो कर ही रहा था। तो लॉ एंड ऑर्डर एकाएक आप कैसे मेंटेन कर रहे? एक लंबे कार्यकाल 30 साल हो गया, कोई बड़ी घटनाएं नहीं आई सामने। देखिए क्या होता है, जब अब आप अन्याय का पक्ष नहीं लेंगे और हर व्यक्ति को न्याय की उम्मीद आपसे बनी रहेगी, तो कभी वो उग्र रूप धारण नहीं करता, चाहे समाज हो चाहे व्यक्ति हो। हमेशा आप सही बात करोगे, सही पक्ष लोगे और गलत कार्रवाइयों को रोकोगे, किसी के अत्याचार अनाचार को रोकोगे,
तो उससे समाज में आपका भरोसा पैदा होता है। व्यक्ति बड़े भरोसे के साथ आपके पास आता है। अगर उसकी आप जायज़ मदद करते हो तो फिर कोई कारण नहीं कि वो उग्र रूप धारण करके उल्टा सीधा कोई काम करे। मैंने कोशिश की कि जो गलत करते हैं उनको रोको, और जिनके साथ गलत हो रहा है उनके साथ गलत ना होने दो। उसमें चाहे कोई मुझसे नाराज़ हो या खुश हो, उसकी मैंने कभी परवाह नहीं की। काका जी, आपके बड़े बड़े लीडरों से संपर्क रहे, दिग्विजय सिंह हो, चाहे ज्योतिराज सिंधिया के पिताजी हो, ज्योतिराज सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा, जो भी बड़े लीडर्स एक प्रकार से क्षेत्र में रहे, या राजनीति मध्य प्रदेश की राजनीति में रहे, यूपी की राजनीति में रहे, आपके अच्छे संबंध, लेकिन कभी वो ईगो, वो घमंड आपके ऊपर नहीं हावी हो पाया है? अब ये तो कुदरत ने जो स्वभाव दिया है, सामान्य आदमी की तरह जीवन जिया है, वो जीते हैं लोग। हमें कभी इस बात का एहसास ही नहीं होता कि नहीं साहब हम विधायक हैं, नेता हैं, तो हमको बहुत बड़ा मान सम्मान मिलना चाहिए। आम आदमी की तरह जीवन जैसा था वैसा ही चल रहा है। राम मंदिर के अभी दर्शन करें, काफ़ी तस्वीर वायरल हुई, कैसा महसूस कर रहे थे आप वहाँ पहुँचे जब? देखिए, राम हमारी आस्था के केंद्र हैं, समाज में हिंदू हम हैं, और मेरे मन में ये संकल्प जिस दिन राम मंदिर बनना शुरू हुआ था, उसी दिन मेरे मन में संकल्प था कि जिस दिन रामनवमी, जब मंदिर का लोकार्पण के समय की एक्चुअली बात है, उसके पहले भी दिमाग में था, जाते तो अयोध्या थे ही पहले जी, लेकिन जब पहली बार गया था तो रामलला टेंट में थे जी, वहाँ दर्शन करके आया था। तो अभी जब मंदिर बन के तैयार हुआ तो उस समय चूँकि वहाँ कई VIP और सब कुछ था, मन तो तब भी था जाने का जी, लेकिन तभी मैंने एक संकल्प लिया था मन में कि रामनवमी के दिन जाऊंगा, जिस दिन रामलला का जन्म हुआ, और चाहे भीड़ हो। जबकि मुझे खबर की गई, जिन दिन से मैंने कहा तो मुझसे कहा गया साहब VIP दर्शन बंद हैं, परेशानी होगी, ये होगा वो होगा। मैंने कि मैं जाऊंगा, चाहे VIP दर्शन बंद हो, चाहे मुझे आम पब्लिक की तरह जाना पड़े, चाहे कैसे जाना पड़े, लेकिन दर्शन करूँगा। तो उसी संकल्प को ऐसे मैं उसी दिन गया, 11 सवा 11 बजे सवेरे पहुँचा था, सीधा वहाँ से मंदिर गया। लगभग 12:15 के बाद हम मंदिर पहुँच गए थे, और मंदिर में मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से पहुँचे, बढ़िया रामलला दर्शन हुए। आधे घंटे करीब मंदिर में आराम से खड़े रहे या प्रार्थना करते रहे, जो भी करना था। और उस दिन रामनवमी की बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, मुझे कहीं ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। लेकिन चूँकि कई लोगों को लगता है कि VIP ही अलग से होना चाहिए, मेरे मन में अब राम के सामने कहा कि VIP है। हाँ, वो सबके आराध्य बैठे हुए उनके सामने। हाँ। अच्छा काका जी, एक और थोड़ी सी पिछोर की राजनीति पे आएंगे, हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आपने एक नए युग की शुरुआत करते हुए, या कहेंगे नई राजनीति को जन्म देते हुए, अरविंद लोधी को मौका दिया यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए। अरविंद कैसे व्यक्ति हो, कैसे मुलाकात हुई आपकी? देखिए, अरविंद शुरू से इनका परिवार, या अरविंद के बारे में अरविंद जी भाजपा का काम करता था जी, जो मुझे जानकारी पुरानी। जनपद पंचायत अध्यक्ष का चुनाव था, हमारे एक संजय शर्मा जी अध्यक्ष बनना चाहते थे। कुछ वोट अरविंद पे थे, कुछ वोट संजू शर्मा भी थे, कुल मिला के हमारे पास बहुमत था जी। तो संजू शर्मा को चूँकि कुछ और बातें तो मैं आपको नहीं जाहिर करूँगा, लेकिन संजय शर्मा को मैंने समझाया, मैंने कि अरविंद के पास दोनों मिलके आराम से ही जाओगे, इसलिए ये चक्कर मत पड़ो कौन बढ़ेगा। और अरविंद चूँकि हम मेरे संपर्क में नया नया आया था, मुझे अच्छा लगा कि लड़का अच्छा है, कोई अवगुण नहीं है, पीता खाता नहीं, उल्टे सीधे कोई काम नहीं समझ में आए। पहले मेरी बात होती रहती है, जब ठेकेदारी करता था बिजली की, तो अच्छा लड़का लगा। तो वो संजू शर्मा को उपाध्यक्ष बनाया, इन्हें अध्यक्ष बनाया। तब से लगातार अरविंद साथ में हैं, और वो एक तरह से सौभाग्यशाली रहा कि तो थोड़े दिनों बाद उसको विधानसभा टिकट मिल गया। लेकिन इस दुर्भाग्य ये रहा कि चुनाव हार गया। काजू 1 लाख वोट ले गए, पहली बार किसी को चेहरा बनाया जाए और 1 लाख वोट ले जाए, ये भी कम बात थोड़ी है। नहीं, लेकिन देखो, जीत होती है, वोट की गिनती का ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता। हार होती है, चाहे वो 1 लाख वोट पाने के बाद हो, और चाहे वो 80,000 वोट या कोई भी संख्या का कोई मतलब नहीं होता। बात जीत की होती है। तो अरविंद हार गया, जिसका मुझे भी दुख है,
और चूंकि अनुमान मैंने लगाया था कि मैं शिवपुरी जाऊंगा और अरविंद आराम से यहाँ निकल जाएगा, वो अनुमान हमारा गलत साबित हो गया और मेरा क्या पूरी पार्टी की गलत साबित हो गया। जी बिल्कुल। मध्य प्रदेश में सरकार बनने की संभावना एक तरफा माहौल दिख रहा था, लेकिन कुछ नई चीज़। जब परिणाम आया तो न सरकार में, जब सारी पार्टी की और सबके ही अंदाज आपके मीडिया के भी बिल्कुल 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 सब मीडिया भी गलत सिद्ध हुई कई जगह। तो ये जो परिणाम आया उससे लगा कि गलत निर्णय कर लिया, मुझे पिछोर से नहीं जाना चाहिए था और मैं पिछोर लड़ता तो आराम से जीत जाता, कोई समस्या नहीं पैदा का जो एक डर जो हम लगातार आपके मंचों पे आपके भाषणों को सुन के हमने महसूस किया कि आप हार से बड़े डरते थे, वो हार सामने भी आई, तो कैसा महसूस कर रहे थे उस समय, या फिर आप कहेंगे उस डर के आगे जो जीत का सफर है उस तरफ आगे बढ़ेंगे? देखिए, जो आदमी लगातार जीतता रहा है 1970 से, जिसने हार का मुंह न देखा हो, कोई भी हो मेरी जगह, उसको हार से डर लगेगा। तो वो डर मेरे मन में था, ये बात हकीकत है और मैं हारना भी नहीं चाहता, लेकिन कहते हैं नसीब आपको खींच के ले जाता है जी। तो शायद मेरे मुकद्दर में हार थी, इसलिए नसीब मुझे खींच के शिवपुरी ले गया। और उस कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है, तो समय ने बुद्धि खराब की और शिवपुरी, जहाँ से मेरी कोई तैयारी नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था पहले कि यहाँ चुनाव लड़ सकता हूँ, और 30 साल से जहाँ 30 क्या और ज़्यादा सालों से, मतलब इक्का दुक्का बार मिले कांग्रेस के एमएलए बने नहीं, लगातार भाजपा कर रहे हैं, तो ऐसी सीट पे जाना ये एक मतलब अच्छा निर्णय तो नहीं था, लेकिन कुदरत ने करा दिया। और अब कुदरत ने करा दिया तो उसका परिणाम भी हमने सामने आया। तो वो हार से आज भी मैं परेशान तो रहता हूँ, ज़िंदगी में कभी हार नहीं देखी हूँ, लेकिन इतनी बुरी हार हुई। अब उसको चाहे ईवीएम की कारस्तानी कर लो, चाहे उसको जनादेश कर लो, कुल मिला के आप हार तो गए। देखिए कक्का जी, आज भी आप लोगों के बीच में हैं, आज भी वही दरबार लगता है, आज भी लोग आते हैं, मिलने के लिए प्रयास करते हैं। आखिर मतलब अधिकांश लोग एक सोचते हैं कि अब रहने दो, अब बहुत हो गई। लगता तो है, मैं 71 मेरी चालू है जी, तो लगता तो है कि अब काफ़ी हो गया, लेकिन 30 साल का पिछोर से जो संबंध है, या ग्वालियर से जैसे छात्र राजनीति का संबंध रहा मेरा, पिछोर आया था मैं 70 में और ग्वालियर पहुंच गया था 78 में, 78 में। तो चूँकि वहाँ भी बड़ा लंबा कॉलेज का टाइम गुजरा और यहाँ पिछोर में बचपन से स्कूलिंग का समय भी गुजरा, कॉलेज का समय गुजरा, उस वजह से शायद मैं छोड़ना तो बड़ा मुश्किल है ये मोह तो है। और लेकिन अब लोगों से एक तरह से करीबी रिश्ता बन गया है, तो किसी के भी पीड़ा हो, किसी को भी तकलीफ़ हो, तो उसको मैं इग्नोर नहीं कर पाता। इसलिए कब यहाँ से निवृत्त हो पाऊँगा, कब छोड़ पाऊँगा, ये मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। अरे पिछोर की आत्मा में कक्काजू बसे, जनता धड़क धक धक हो लगत, अब क्या कहीं निकल जाए कक्काजू साहब, मतलब नारेबाजी जिस तरीके से हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, और एक छोटे से आवाहन पर लाखों की भीड़ आपको स्टेडियम में खड़ी मिल जाती है। देखिए, अल्टीमेटली निवृत्ति तो होना ही है, जीवन तो ख़त्म हो गई और ये एक सफ़र है, सफ़र का अंत तो कहीं ना कहीं होना है। अब कब होगा ये नहीं कह सकते। अभी स्वस्थ हूँ, शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ, उसी तरफ जा रहे थे हम कि आखिरकार इतनी फिटनेस कैसे? बस ये कुदरत की देन है, ख्याल रखते हैं जितना ख्याल रख सकते हैं खाने पीने में, और जो व्यायाम होना चाहिए व्यायाम हम करते रहते हैं। तो अभी तो ऊपर वाले ने स्वस्थ शरीर दिया है, स्वस्थ चित्त दिया है, लेकिन ये हार ने ज़रूर मुझे तोड़ दिया है, ये हकीकत है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। उस हार की वजह से उतनी एक्टिविटी अब मेरी नहीं दिखाई देती होगी लोगों को जितनी एक्टिविटी इसके पहले थी। मुझे 2 चोट खाई हैं मैंने जी। 2018 में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और मुझे मंत्रिमंडल में बिना किसी वजह के नहीं लिया गया। ना तो मैंने चोरी की थी, ना कोई अपराध किया था, ना कोई भ्रष्टाचार किया था। उसके बाद जब सीनियरिटी में हम लोग 3 थे कुल जी, और 3 में से 2 को ले लिया, मुझे छोड़ दिया गया, तो उस समय से मैं आहत हूँ। 23 में शिवपुरी में जाके चोट खा ली, जी,
तो अब अंदर से हालत तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी जीवन तो ख़त्म नहीं हुआ है। एक काजू ऐसी बात है ऑन कैमरा हर कोई बोल नहीं सकता, ये भी बहुत बड़ी बात है। अमूमन नेता कभी मतलब हार मानते ही नहीं कहीं से कहीं तक। नहीं, बात हार की नहीं है, बात ये है कि बेवजह देखिए 18 में पार्टी ने छोड़ दी, अब वो किसी नेता ने दी या पार्टी बात एक ही है। उसके बाद वो चोट मेरी ज़िंदगी जब तक ज़िंदगी रहेगी तब तक वो हवा नहीं भर सकता। यहाँ की जनता भी वो चोट खाए बैठी है कक्काजू साहब को मंत्री नहीं बनाओ। नहीं, वो बता रहा हूँ मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ कि 1 मिनट में सब कुछ नमस्कार। तो 18 में जो चोट लगी थी उसकी टीस तो आज भी है। और शिवपुरी से मुझे चुनाव लड़ने गया मैं, चूँकि मेरी तैयारी नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो मैं शिवपुरी के मतदाताओं से मुझे कोई शिकायत नहीं हो सकती। अगर यही पिछोर में हो जाता तो मुझे अखर जाता। शिवपुरी में तो नया नया गया था, सीट ऐसी थी जब कभी जीत नहीं रही थी, भाजपा माइंडेड वहाँ का पूरा चलन था। अब नहीं जीता तो नहीं जीता, ठीक है, एक पिछोर से बाहर जाके भी चुनाव लड़के देख लिया। कक्काजू तमाम नेता बीजेपी में जा रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं 1 लाख से अधिक बीजेपी में कांग्रेसी शामिल हो गए। तमाम आपकी जो टीस या जो बातें हैं, मतलब इसमें एक चीज़ अगर और नेता की तरह आप होते तो आप भी पार्टी में शामिल होकर कोई पद पा रहे होते, कोई मंत्री बन जाते। हाँ, सिंधिया जी के साथ जो गए वो सब मंत्री बन गए। हाँ, तो हमारी भी संभावना थी, हमें भी सब चीज़ें थी, लेकिन नहीं स्वीकार किया तो नहीं स्वीकार किया। इसमें किसी का दोस्त स्वीकार के आपके खुद के प्रिंसिपल सामने आ रहे थे। मन तैयार नहीं हुआ। देखिए, जब तक अंदर से मन तैयार ना हो किसी काम को मैं नहीं करता। ऐसा नहीं था कि मुझे मंत्री नहीं बनाया जा रहा था, भाजपा ने आमंत्रण नहीं दिया या सिंधिया जी ने नहीं कहा। जो लोग हैं जिनको कह सकते हो, नरोत्तम तो हमारा साथी है, भाई है, तो ऐसे बहुत सारे लोग थे उस समय कहते थे कि चलो चलो चलो, तो बहुत सारे लोग हमारे साथ के चले भी गए। आपके साथी आपके भाई भी हार गए, दोनों की फ़ोन पे बातचीत हुई? हाँ, क्यों नहीं हुई, हम लोगों की बात होती है, उसमें क्या बात है। वो प्रजातंत्र है, कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है, उसमें सिंधिया जी भी पिछली बार चुनाव हार गए। अच्छा, ज्योतिराज सिंधिया के संगे आपका एक अच्छा सफर रहा है, क्योंकि वो कांग्रेस से सांसद रहे इस क्षेत्र में, दोनों ने मिलकर कुछ अच्छे काम किए, कुछ उस कार्यकाल के कुछ काम वाम हुए हो तो? हाँ, हमने जो केंद्र सरकार की योजनाएं थी उस समय जी, जहाँ मुझे लगा कि सिंधिया जी का सहयोग मिल सकता है या उनके कहने से हो जाएगा, तो स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी से भी मैंने बहुत सारे काम करवाए। उससे तो आपकी बहुत अच्छी बनती भी थी। ये स्टेडियम पिछोर में जो बना हुआ है उन्हीं की देन है। उस समय मानव संसाधन विकास मंत्री थे। तो ऐसी बहुत सारी कई योजनाएं रही हैं जो स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी से भी हमने सहयोग लिया। और ज्योतिराज सिंधिया एज ए मिनिस्टर या एज ए सांसद जो जब जिस स्थिति में रहे, तो उस समय तमाम सब स्टेशन, जैसे ऊर्जा मंत्री थे उस समय, तमाम सब स्टेशन वगैरह हमने स्वीकृत कराए उसमें, तमाम सारी। तो जिस योजना का मैं जितने मुझे जानकारी थी, मैंने सिंधिया जी से पूरा सहयोग लेने का प्रयास किया। कक्का जी, आखिरी में रहेंगे, बस आखिरी चर्चा ही करेंगे। एक तो आपने संगीत का तो अगर कुछ गाना हो तो गुनगुना दी, दूसरी युवा पीढ़ी से क्या कहना चाहेंगे जो आज राजनीति में आना चाहते, तो वो किस तरीके से अपना कामकाज करना आरंभ करें? देखिए, आज की जो राजनीति है, युवाओं से इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब जो पीढ़ी जो आ गई है, ये इंतज़ार नहीं करना चाहती, और इंतज़ार करने का समय है। मैं भी इस बात को मानता हूँ कि ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि सारी पार्टियों में एक ही तरह का माहौल हो गया है, और पार्टी अब पुराने कार्यकर्ता के 30 साल से इंतज़ार कर रहा है, ये नहीं। अब तो अपनी क्षमता डेवलप करो। आप अगर उपयोगी हैं तो किसी भी पार्टी में आप काम करोगे तो आपकी उपयोगिता के अनुसार आपको सब कुछ मिल जाएगा। वो अनुपयोगी हो, सिर्फ आप सिद्धांतवादी अकेले बने रहो कि नहीं साहब हम तो भाजपा के हैं तो भाजपा करेंगे, कांग्रेस, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अब तो पार्टियों में आपको अपनी उपयोगिता सिद्ध करना पड़ेगी कि आप पार्टी के लिए उपयोगी हो या नहीं। उपयोगी हो तो आपको पार्टियाँ पूरी तरह तवज्जो देंगी। तो हर युवा को अपनी पहले उपयोगिता बनाना चाहिए, क्षमता ऐसी पैदा करो कि लोग तुम्हें उपयोगी समझें। ये आज उपयोगिता का सिद्धांत दुनिया में लागू हो गया है। पार्टी छोड़ो, घर में अगर आप उपयोगी नहीं है तो घर वाले नकार देते हैं। तो अब तो शुद्ध उपयोगिता का सिद्धांत है, अपने आप को उपयोगी बनाओ जिससे लोग आपको पूछें।
कोई कविता जो आप, चूँकि आप कह रहे थे मैं आपको गाने का बड़ा शौक था, तो कुछ हो तो आज गाने की स्थिति में नहीं हूँ, नहीं जरूर गाना सुना था आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कक्काजू हमारे साथ थे, बहुत दिलचस्प चर्चा कक्काजू साहब से हुई है, और एक ऐसे नेता जो ना झूठ बोलते हैं और ना झूठ स्वीकार करते हैं, और बहुत कुछ हम कक्काजू के बारे में समझ भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, और बहुत कुछ आप लोगों के बीच में धीमे धीमे लेकर भी आते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए कक्काजू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, धन्यवाद आपका।